कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हिंदी विषय के इस वीडियो में कवर किए गए हैं। जो वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं वह इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। पहला 2 भागों में, दूसरा 3 भागों में, तीसरा 4 भागों में, चौथा 7 भागों में। दूसरा हो जाएगा, सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। पहला श्री कृष्ण को, दूसरा उद्धव को, तीसरा गोपियों को, चौथा सूर्य को। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। पहला सममात्रिक छंद, दूसरा विषम मात्रिक छंद, तीसरा अर्धमात्रिक छंद, चौथा अर्ध सममात्रिक छंद। चौथा हो जाएगा, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। पहला शिक्षा का विकास, दूसरा समाज का सुधार, तीसरा मूर्ति कला का विकास, चौथा देशभक्ति की भावना। चौथा हो जाएगा, वह धीरे धीरे रोने लगा। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। छठवां हो जाएगा, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतर में एक कोने को बना देते हैं। पहला सिनेमाचार, दूसरा टिकट घर, तीसरा रसोई घर, चौथा नाटक घर। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, परशुराम अपना गुरु भगवान को खाली स्थान मानते थे। इसका उत्तर हो जाएगा, शिव जी को मानते थे। दूसरा, आश्रय की ब्रह्मा शारीरिक चेष्टाओं को खाली स्थान कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, अनुभव कहते हैं। तीसरा, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को खालिस्तान कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, महाकाव्य कहते हैं। चौथा, बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियां खालिस्तान तक चलती थीं। इसका उत्तर हो जाएगा, फागुन माह तक चलती थीं। पांचवा, खालिस्तान वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। इसका उत्तर हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य में। छठवां, कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, चांदी की तरह। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सही जोड़ियां मिलाइए। फ्रेंड्स, सही जोड़ियों के आंसर उनके सामने लिख दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बाकी अगर आपको अन्य विषयों के पेपर चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अंत तक देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। पहला, उत्साह कविता, दूसरा मानवीय क्रियाओं का आरोप, तीसरा रिपोर्टाज की भाषा, चौथा सफ़ेद पोश, पांचवा जो कम बोलता है, छठवा अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, फसल कविता में हमें किसके करीब ले जाती है। दूसरा, विभाव के भेदों के नाम लिखिए। तीसरा, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। चौथा, किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। पांचवा, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है। छठवां, भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे। इसके उत्तर हो जाएंगे, फसल कविता हमें किसी संस्कृति के करीब ले जाती है। दूसरा, विभाव के दो भेद होते हैं, पहला आलम्बन, दूसरा उद्दीपन। तीसरा, शास्त्रों में काशी आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित थे। चौथा, अवयवी भाव समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। पांचवा, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है। छठवां, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सान कर खिलाते थे। प्रश्न क्रमांक पांचवा हो जाएगा, सत्य सत्य लिखिए। पहला, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा, दोहा और चौपाई वर्णक छंद हैं, यह गलत हो जाएगा।
तीसरा, मानव सांस्कृतिक एक अविभाज्य वस्तु है, यह भी सत्य हो जाएगा। चौथा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पांचवा, रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। छठवा, पढ़कर ही लेखक आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, यह भी गलत हो जाएगा। छठवा हो जाएगा, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम लिखिए। अथवा में जाएगा, नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर में हो जाएगा, रीतिकाल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। रीतिकालीन कवि केशवदास हैं। अथवा में जगह, नई कविता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, क्षणवाद का महत्व, इस काल के कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व दिया है। दूसरा, बिंब, इस काल के कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। फ्रेंड्स, अगर आपको अन्य विषयों के पेपर चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला, दो रचनाएं। दूसरा, कला पक्ष। इसका उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास की दो रचनाएं निम्नलिखित हैं, रामचरितमानस कवितावली। कला पक्ष हो जाएगा, तुलसीदास की भाषा संस्कृतनिष्ठ है। भाषाओं में अवधी एवं ब्रजभाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी फारसी भाषा की लोकोक्तियां का भी प्रयोग मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा, चौपाई, कवृत्त, सोरठा, हरिगीतिया, सेवैया आदि छंदों की काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन की रचनाएं हो जाएंगी शतरंग, पंखों वाली, युगधरा या अन्य कोई दो सही रचनाएं। कला पक्ष हो जाएगा, नागार्जुन की भाषा सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली है। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट तथा मानविक प्रभाव डालने वाली है। नागार्जुन ने अपनी रचनाओं में उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनका प्रतीत बिंद विधान और बिंब योजना से भी श्रेष्ठ है। आठवां हो जाएगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। अथवा में जाएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर में आ जाएगा, गोपियाँ कहती हैं, उद्धव योग संदेश उन लोगों को दीजिए जिनका चित्त अस्थिर है, अर्थात जो चंचल मन वाले हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण पर स्थिर हो गया है और कहीं लगता ही नहीं। अथवा में जगह, राम के स्वभाव की विशेषता निम्नलिखित हैं। पहला, राम स्वभाव में मृदुभाषी, कोमल और विनम्र हैं। दूसरा, राम के मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।